दोस्तों नमस्कार। एक बार हम फिर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है यार कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे, आप रहिए। आपको हमारा बात मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है, बट कुछ संविधान में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, हम उसे निभाने का प्रयास करते हैं। तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे। फोटो कॉपी टीचर, फोटो कॉपी आंसर मॉडल उत्तर और फोटो कॉपी क्वेश्चन। आप हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, और अपने ग्रुप में डिस्कशन करो, डिबेट करो ना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छा मेंटर आप ढूंढ लो और बेहतर तैयारी करो, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगा। बट ये फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में आप ना पड़े, नहीं तो आपका उससे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, सिलेक्शन नहीं। ठीक है। यदि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। अच्छी चीज़ सभी तक पहुंचनी चाहिए थी, मेरा ये विश्वास है। तो देखिए, हम 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करें। 11 नंबर तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि सल्तनत काल के दौरान, ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट, किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो एक सेगमेंट ये हो गया आपका, तीसरा सेगमेंट हो जाएगा ये चौथा सेगमेंट हो जाएगा, और ये पांचवा सेगमेंट हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सल्तनत काल के दौरान। तो आप जानते हैं कि हमारा प्राचीन भारत था, मध्यकालीन भारत था और आधुनिक भारत था। तो मध्यकालीन भारत में भी यदि हम बात करें तो कुछ एक टाइम पीरियड है जिसे हम लोग सल्तनत काल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मुगल काल। तो क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है मेरे भाई कि जब आप एग्जाम्पल देंगे ना, तो वो एग्जाम्पल सल्तनत काल का होना चाहिए था, ना कि मुगल काल का आप चेप दे। दिक्कत हो जाएगा। कभी हो सकता है यहाँ पे मध्यकालीन काल के दौरान ये लिख सकता है कि मध्यकालीन इतिहास में किए गए बड़े तकनीकी बदलाव, तब वहाँ पे एग्जाम्पल आप सल्तनत काल और मुगल काल दोनों से लेंगे। और अगर सिर्फ ये लिख दे कि भारत के इतिहास में, ठीक है, या भारत के इतिहास में किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे और उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के हम एग्जाम्पल लेंगे। ये होता है आंसर समझने का तरीका। ये नहीं कि हम पूछा कुछ और गया है, मुझे जो आ रहा है वो हम चेप दे रहे हैं। यही फर्जी मॉडल उत्तर में होता है। तो इसी से हम आपको कहते हैं कि सावधान रहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1300 ईस्वी के बाद, 1200 ईस्वी के बाद से सल्तनत काल का स्टार्ट होता है। और वो अगर आप देखें तो जब बाबर का और लोधी वंश का युद्ध चलता है, अंतिम 1526-27 वाली 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, तो वहाँ से मुगल का स्थापना होता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। तो ये 1200 से लेकर लगभग 1500 समथिंग ईस्वी तक जो हमारा टाइम पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में विभिन्न शासकों ने, विभिन्न वंशों के शासकों ने शासन किया है। जैसे गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश, सैयद वंश भी उसमें छोटा सा आ जाता है, लोधी वंश, ठीक है, एक खिलजी वंश। ये 4-5 वंश है। तो मोटा मोटा आप 4 ही ले लीजिए कि गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो इन्हीं के समय पीरियड में, इनके कार्यकाल में, इनके शासन संचालन में, इसके सत्ता समय के समय जो भी शब्द आपको याद आए कि कौन से बड़े तकनीकी बदलाव हुए और उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो अब बताए तकनीकी बदलाव किस क्षेत्र में हुआ। हम समझा रहे क्वेश्चन का आसान भाषा में आपको। तकनीकी बदलाव किन क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में हुआ, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, संगीत के क्षेत्र में हुआ। यही तकनीकी बदलाव हुआ। जैसे हमारा देखिए पहले जैसे हमारा समाज क्या था कि लकड़ी के हल से खेत चलता था, अब लोहे की हल आ गई, ट्रैक्टर आ गया, नए नए तरह के उपकरण आ गए। तो ये क्या है? तकनीकी बदलाव है ना। तो ये एग्रीकल्चर में तकनीकी बदलाव है। इसी तरह देखिए पहले मूवी किसी और तरीके से बनती थी, अब मूवी में अधिकांशतः एनिमेशन आ गया है। तो क्या है? ये मूवी में तकनीकी बदलाव है। वास्तुकला, जो हमारी मकान मंदिर बनाने की शैली थी, पहले कोई और शैली थी, फिर से हमारा अगर हम बात करें तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैसा शैली। तो क्या है? ये तकनीकी बदलाव है ना। तो बस यही इस क्वेश्चन में तो लिखना था कि उस समय पे जो स्थापत्य कला, जो मंदिरें या मस्जिदें बनी या जो हमारा भवन बना, वो किस तकनीक से बना था। ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन आए थे। तो यही क्वेश्चन का यही सार था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि भूमिका है इसका कैसे लिखें, बॉडी में किन किन पॉइंट को हम डालें, एक्सप्लेन करें, और फिर हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो फिर से थोड़ा स्पेस ले लें। तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे।
और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, अपने ये अच्छी चीज़ों को सभी तक पहुंचाइए। और यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस किसी भी मेन सेंस राइटिंग में यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए, हमने कहा भूमिका। तो भूमिका में हमने आपसे बताया था, जब पहले भी बताया था कि इतिहास का यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप देखिए उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड रहा होगा और कोई ना कोई क्षेत्र रहा होगा, उस समय कोई ना कोई शासक रहा होगा। यदि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, उसका भूमिका यदि आपको बहुत शानदार आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं आता है तो आप इस तरह से तो भूमिका तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि हम भूमिका में क्या लिखेंगे। तो भूमिका आप लिखना शुरू कीजिए। 13वीं शताब्दी से इतिहासकारों का ऐसा मानना है, या सल्तनत काल से हमारा संबंध है, यह तात्पर्य है, जो भी आपको लिखना है, या इतिहासकारों के अनुसार सल्तनत काल, शुरू कर दीजिए आप कि इतिहासकारों के अनुसार सल्तनत काल 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट ईस्वी यदि 12 से 6 है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप ऐसे लिख दीजिए 13वीं शताब्दी हो गया, और इधर 1526 था तो 16वीं शताब्दी। अगर 1526 आपको एग्जैक्ट याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार सल्तनत काल का समय काल 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय काल में विभिन्न वंशों के द्वारा, ठीक, इन समय काल में विभिन्न वंशों के द्वारा शासन का संचालन किया गया। उदाहरण के लिए गुलाम वंश स्टार्टिंग का ले लीजिए और लोधी वंश अंतिम का ले लीजिए, और आपको देना है तो तुगलक वंश बीच में आता है, खिलजी वंश बीच में आता है, एग्जाम्पल आप डाल दीजिए। ठीक, आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इस अवधि में कृषि से लेकर, इस टाइम पीरियड में कृषि से लेकर वास्तुकला तक में अनेकों तकनीकी परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। क्या कहा मैंने? इस समय अवधि में कृषि से लेकर वास्तुकला तक में अनेकों तकनीकी परिवर्तन हुए हैं जो निम्नलिखित है। और अब हम आते हैं बॉडी की बात करते हैं। तो फिर आपने किया तकनीकी परिवर्तन, एक सब हेडिंग दिया तकनीकी परिवर्तन। किधर है क्वेश्चन? हाँ, तकनीकी परिवर्तन आपने लिख दिया, इसको अंडरलाइन किया। अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो हमने क्या कहा कि तकनीकी परिवर्तन में क्या हुआ? हमने कहा एग्रीकल्चर। यदि आधुनिक भारत में ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या देखिए, आधुनिक भारत में सिंचाई का तरीका बदल गया, फसल बोने का तरीका बदल गया, काटने का तरीका बदल गया, हार्वेस्टिंग का तरीका बदल गया। तो क्या एग्रीकल्चर में ये तकनीकी परिवर्तन है कि नहीं है? तो ठीक इसी तरह आप मध्यकाल में चले जाइए। उस समय क्या हुआ था? तो उस समय कृषि में फारसी पहिए के आगमन से, ठीक है ना, उस समय पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे इस ईयर याद नहीं है, लेकिन सिंचाई को लेकर पीटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फारसी पहिए का जब आगमन हुआ तो इससे सिंचाई में परिवर्तन हुआ। पहिए, सिंचाई में एक परिवर्तन हुआ, तो इससे क्या हुआ? हमारी कृषि उत्पादकता बढ़ी। और यदि आपको तुगलक के टाइम, फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि याद हो तो उन्होंने क्या किया था? काफ़ी सारे नहर वहर बनवाया था ना? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तुगलक, शायद फिरोज शाह तुगलक ही था। एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ वही था शायद, फिरोज शाह तुगलक नहीं, हाँ फिरोज शाह तुगलक नहीं, नहर और बनवाया था, सिंचाई का काफ़ी डेवलपमेंट किया था। तो क्या था? सिंचाई में परिवर्तन आया। तो यही कह रहा है कि फारसी पहिए के आगमन से सिंचाई में क्रांति आई। और एक दूसरा था इसमें कि भू मापन हेतु जो भूमि का मापन होता है, गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी का उपयोग भूमि मापन हेतु किया जाता था। तो आप इस दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्या है? तकनीकी परिवर्तन है कि फारसी पहिए के आगमन से सिंचाई में क्रांति हुई व भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी का उपयोग किया जाता था। यह कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वास्तुकला की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा है वास्तुकला। तो वास्तुकला में अगर सल्तनत काल की आप वास्तुकला को ध्यान से देखें तो उसमें कुतुब मीनार, अलाई का दरवाजा, इन सब का नाम आता है। ये क्या था? सल्तनत काल का जो हमारा वास्तुकला था ना। अब देखिए, जो हमारा प्राचीन भारत से चला आ रहा था, जो हमारी अपनी शैली थी वैदिक काल से, जो राजा प्रसाद बनाने का मौर्य साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य में, या नागर शैली था, द्रविड़ शैली था, बेसर शैली था, इन शैलियों में क्या हो रहा था? मंदिरें बन रही थी। तो इसमें जब मुस्लिम जो शासक आए, उन्होंने जब अपनी शैली को लेकर आया तो इस एक नई शैली का विकास हुआ। उसे हम लोग कहते हैं इंडो इस्लामिक शैली, जिसमें मेहराब, गुम्बद,
सहस्त्री शैली उसे कहा जाता है, जिसमें अधिक प्रयोग होने लगा। जैसे हमारे यहाँ जब नागर द्रविड़ शैली मंदिर बनती थी तो वो रेखा शिखर और पिरामिड नुमा था, लेकिन जब मुस्लिम शासक आए तो वो गुम्बद लेके आए, डोम लेके आए, डबल डोम लेके आए। तो यही यही ये हमारा हुआ वास्तुकला में परिवर्तन, वास्तुकला में तकनीकी परिवर्तन। तो इसे आप लिख सकते हैं कि इस काल में वास्तुकला की नई शैली का विकास हुआ। इसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है, जैसे नुकीले मेहराब, गुंबदों का उपयोग, इसे सहतरी शैली के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार व अलाई दरवाजा आप डाल दिए। इसी में दूसरा सेगमेंट हमने कहा, पहला क्या कि सहतरी शैली का इंडो इस्लामिक शैली का डेवलपमेंट हुआ, मेहराब, नुकीला गुंबद ये आदि का प्रयोग। उसके बाद जो हमारा बिल्डिंग या भवन जो बन रहा था उसमें सौंदर्यीकरण के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक, उसमें सौंदर्यीकरण हेतु चूना और जिप्सम का उपयोग करते थे। ये आप दूसरा पॉइंट बना दीजिए। इसमें वास्तुकला में जो तकनीकी शैली का परिवर्तन हुआ, जैसे पहले क्या था, हमारा पेंटिंग होता, अभी भी हम बिल्डिंग में पेंटिंग करते हैं, तो क्या पहले कोई और तरीके से हो रहा था, आज किसी और तरीके से हो रहा है। पहले हम किसी और सामग्री का यूज कर, आज किसी और सामग्री का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तकनीकी विकास है ना। तो यही है हमारा, तो वास्तुकला में जो हमारा परिवर्तन हुआ वो उस इमारतों के सौंदर्यीकरण हेतु चूने और जिप्सम आदि का प्रयोग। इसके बाद चलते हम लोग जो सांस्कृतिक, तीसरा पॉइंट यदि हम बात करें सांस्कृतिक और कल्चरल, तो सांस्कृतिक तकनीकी परिवर्तन क्या हुआ। यदि इस समय एक महान कवि हुए थे, यदि आपको इसका नाम याद हो, अमीर खुसरो। सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने कई शासकों के साथ काम किया था, और अमीर खुसरो के बारे में फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे के लिख दीजिए कि अमीर खुसरो ने क्या किया था। संगीत की नई शैली का विकास किया, जिसे हम लोग कव्वाली कहते हैं। उन्होंने नए वाद्य यंत्र का उपयोग किया, जैसे तबला को उन्होंने खोज किया था, तबला उन्होंने बनाया था, इनोवेशन किया था, इन्वेंशन जो भी आपको समझना आप लिख दीजिए। तो उन्होंने क्या किया था, फारसी भाषा साहित्य का विकास हुआ, ठीक। अमीर खुसरो के द्वारा नए संगीत शैली का विकास किया गया, नए नए वाद्य यंत्रों का विकास किया गया। तो ये क्या है, सांस्कृतिक शैली। तो तकनीकी परिवर्तन हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र में हो गया। तो आपने लिख दिया कृषि क्षेत्र, वास्तुकला क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र, ये हमारे जीवन के अंग थे, उस समय संबंध थे। तो एक पार्ट का आंसर तो हो गया, जिसमें जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। तकनीकी बदलाव आप समझ गए। हो सकता है चूंकि आपके यदि पास एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा हो, आप हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शनल के छात्र हो, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, तो एक आध पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं बचेगा शायद मे बी। और देखिए ऑप्शनल के जो छात्र हैं हिस्ट्री वाले, वो अपने बौद्धिक ज्ञान पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। यदि चूंकि ऑप्शनल का जो आंसर लिखा जाता है और जो हिस्ट्री का आंसर लिखा जाता है जीएस का, बढ़िया, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। यदि आप ऑप्शनल वाले ज्ञान को डालेंगे तो फिर उसको लगेगा एग्जामिनर को कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये विशेषज्ञ व्यक्ति है, इसे एकेडमिक पर्सन में भेजो। तो ऑप्शनल विशेषज्ञ होता है और जीएस सामान्य होता है, तो जीएस के आंसर सामान्य की तरह ही लिखे। चलिए अब अगला इसमें जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं कि भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो आप लिख दीजिएगा कि भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। हम इतना सिर्फ प्रभावित लिख देते हैं, प्रभावित किया। तो इसमें आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो देखिए भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जिसे हम लोग गंगा जमनी तहजीब के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा गंगा जमनी तहजीब। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ये कैसे प्रभावित किया सांस्कृतिक, जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज कैसे किया कि अंग्रेज अपनी संस्कृति को लेकर आया, हमारी अपनी संस्कृति थी, तो हमने क्या किया, एक दूसरे को प्रभावित किया। तो जब इंडो इस्लामिक शैली हमारे यहाँ विकास हुआ तो वो तो हमारे संस्कृति में भी डेवलप हो गया ना। तो संस्कृति तो यही, आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, गंगा जमनी तहजीब, जैसे उसके बाद क्या हुआ, कव्वाली का शुरुआत हुआ, गायन के नए शैली की तरह, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो इसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इंडो सांस्कृतिक आदान प्रदान से मिक्स कल्चर, खान पान मिक्स हो गया हमारा, और गंगा जमनी तहजीब, तो इसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा हमारा आता है एग्रीकल्चर, कि कृषि, क्योंकि कृषि में तकनीकी परिवर्तन हुआ, तो इससे क्या हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ा, हम एक्सपोर्ट करने लगे। मध्यकालीन भारत में हमारा व्यापार होता था, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। तो यही परिवर्तन है ना कि समाज को किस तरीका से प्रभावित किया, भारतीय समाज को। तो समाज का रहन सहन का स्तर अच्छा हुआ, ठीक है, उसका हमारा व्यापार बढ़ गया, कृषि में उत्पादन हमारा बढ़ा, फसलों की विविधता हमारे यहाँ आई। जब सिंचाई का व्यवस्था होता है तो फसल की विविधता बढ़ती है। तो ये था कि समाज पर जो ये प्रभाव पड़ा, तो ये कृषि के सेक्टर में प्रभाव पड़ा। हम चलते हैं उसके बाद, देखिए इससे क्या हुआ, शहरीकरण। अब इस समय आप देखेंगे तो नए नए शहरों का उदय हुआ था,
अगर आप वैदिक काल से, अगर प्राचीन काल से हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो प्राचीन काल में भी शहरों का विकास हुआ, लेकिन इस समय देखिए आगरा, जौनपुर, कई सारे, वो जो एमबीटी था उन्होंने दौलताबाद महाराष्ट्र को, तो अलग अलग शहरों का, नए नए शहरों का विकास हुआ। इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। और इसके साथ जब शहरीकरण को आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो शिल्प इंडस्ट्री कितने सारे जो सहयोग थे वो शिल्प के लिए बहुत फेमस थे, हस्तशिल्प के लिए काफ़ी कुछ फेमस थे, कुछ जो है कपड़ा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस थे। तो ये क्या था ना, जो हमारे शहर थे वो व्यापारिक केंद्र बन गए थे, व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे थे हमारे शहर, हस्तशिल्प, शिल्पकला आदि के केंद्र के रूप में। और आप एग्जाम्पल देखिए, अभी मुरादाबाद पीतल की शहर कहा था मुरादाबाद को, चिकनकारी हमारा लखनऊ का है। तो ये कब से चला आ रहा है? ऐसे कितने शहर का आप एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं कि शहरीकरण हुआ, इससे हमें कैसे प्रभावित किया। तो शहर, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और इसीलिए तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो सोने का चिड़िया अपना लिखें, लेकिन ये तो आप लिखें कि हमारे कई शहरों का विकास हुआ और शहरे व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे, और उनमें इन चीज़ों का विकास हुआ था, हस्तशिल्पकला। और एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, एक आध उदाहरण आप मुरादाबाद का एग्जाम्पल, लखनऊ का, कानपुर का एग्जाम्पल आप डाल दीजिए, बंगाल से आप एग्जाम्पल डाल दीजिए, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो आप समझ गए ये। फिर तीसरा हमारा क्या है, बौद्धिकता। अगला पॉइंट, इन्होंने क्या किया, हमारे समाज को इंटेलेक्चुअल स्तर पर काफ़ी प्रभावित किया। कैसे? देखिए, इस समय कितने सारे पुस्तक का निर्माण हुआ, अभी कितने सारे पुस्तक मध्यकालीन भारत में यदि आप देखें तो कितने अच्छे अच्छे पुस्तक का लिखा गया। तो ये क्या था, ये हमारे उस समय देखिए बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिबेट कितने हो रहे थे, हर धर्म के विषय आते थे, आपस में वार्तालाप करते थे, डिस्कशन, डिबेट, विवाद होता था। तो ये क्या समाज को प्रभावित किया कि नहीं किया? और इसमें आप बहुत सारा, जो आपका मेडिवल पीरियड का बहुत सारा बुक का नाम मिल जाएगा, जैसे सिराज का था, मिनहाल और सिराज, नासरी का बुक लिखा हुआ था, फिरोज तुगलक की आत्मकथा लिखी हुई है, उसके बहुत सारे आपको इस तरह का बहुत सारा मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल डालते कि बौद्धिकता के अंतर्गत अलग अलग विशेषज्ञ लोग आते थे, अपने अपने धर्म विषय वो इस पर चर्चा, वाद विवाद करते थे, और समाज में ज्ञान विकास किया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था। तो ये बौद्धिकता का स्तर था। और नए नए किताबों की, नए नए पुस्तकों की, नए नए शैली की, फिर फारसी शैली, फिर नए नए पुस्तकों का अनुवाद, फिर धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद, धार्मिक ग्रंथों की बातों को समाज में पहुँचाना। तो ये सब चल रहा था। इन्होंने क्या किया, हमारे जीवन शैलियों को प्रभावित किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बॉडी का पूरा पार्ट समझ गए होंगे। अब चलते इस क्वेश्चन में कि निष्कर्ष क्या लिखा जाना चाहिए था। तो फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहेंगे, ठीक है, नहीं तो समस्या हो सकता है। चलिए, निष्कर्ष में अगर हम देखें तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा, कुछ सोचिए जरा सा। तो तकनीकी बदलाव जो हुआ, देखिए उस समय जो तकनीकी बदलाव हुआ वो उस समय से लेकर वर्तमान समय में भी भारत को काफ़ी प्रभावित किया है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम आज दुनिया में विविधता वाले सबसे बड़े देश हैं और सबसे नए प्रतिमान वाले देश है। विविधता, उस इंडो इस्लामिक शैली जब हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ अलग अलग तरह की विविधता के लोग आए, तभी तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है ना, जो हम कहते हैं कि हम सबसे विविध देश, हमारे यहाँ सभी कल्चर पाए जाते हैं। तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सल्तनत काल में किए गए तकनीकी बदलाव का भारतीय समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। सल्तनत काल में किए गए तकनीकी बदलाव का भारतीय समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। इन प्रगतियों ने न केवल जीवन स्तर में सुधार किया बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भी प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये जो परिवर्तन थे न केवल जीवन स्तर में ही सुधार किया बल्कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है को भी प्रोत्साहित किया, जो विश्व स्तर पर विविधता की एक नए प्रतिमान को स्थापित किया है। ठीक है, विश्व स्तर पर विविधता के नए प्रतिमान को स्थापित किया है। पूर्ण विराम आप लिख दिए कि वहाँ से लेकर यहाँ तक आज भी वो प्रभावित कर रहा है। और जो हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, भारत में सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, तो यही तो हमारा मध्यकाल का दिया हुआ विशेषता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास हमारा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया कीजिए। धन्यवाद आपको।